गवार देवरानी मॉडर्न जेठानी की बेटी। सुहासिनी ने अपने बड़े बेटे की शादी अमीर घर की सोनम से करी थी, जो कि काफी मॉडर्न थी। वहीं दूसरी बहू अंकिता गांव की थी, जो कि गवार और थोड़ी सांवली थी। उसने कभी शहर भी नहीं देखा था। अपनी शादी के बाद वो पहली बार शहर के ससुराल में रहती है। दोनों की शादी को 4 साल हो जाते हैं। दोनों एक साथ गर्भवती होती हैं और कुछ समय बाद एक साथ अपनी बेटियों को जन्म देती हैं। तभी सुहासिनी सोनम की बेटी को गोद में लेकर कहती है, अरे वाह, मेरी बड़ी पोती तो बड़ी सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। ले बहू, इसे गोद में उठा। अरे माँ जी, मुझे इसे लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऊपर से नाजुक है, मुझे उठाने में डर लग रहा है। पता नहीं ये बच्चे होते ही क्यों हैं। ऊपर से बेटी हुई है, इसकी वजह से मेरा सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है। अरे बहू, तू पागल है क्या? ऐसे कोई बोलता है अपनी बेटी के लिए? वो बेचारी अभी दुनिया में आई ही है और तू ऐसे शब्द मुंह से निकाल रही है। तभी सोनम सुहासिनी से अपनी बच्ची को गोद में ले लेती है, जो कि ठीक से पकड़ भी नहीं पाती है। इतने में डॉक्टर और नर्स देवरानी, अंकिता और उसकी बेटी को जेठानी के वार्ड में ही शिफ्ट कर देते हैं, जहां दोनों का बेड बराबर होता है। तभी अंकिता अपनी जेठानी को देखकर कहती है, अरे जेठानी जी, आपने बच्ची को गोद में कैसे ले रखा है? उसकी गर्दन में दर्द हो जाएगा, बच्चे को आराम से संभालना चाहिए। लो, फिर से देवरानी का बोलबाला शुरू हो गया। तुम समझती क्या हो अपने आप को कि मुझे करना नहीं आता? देहाती कहीं की, ज्यादा ही है तो तुम पकड़ लो। ऐसा कहकर सोनम अपनी बेटी को बेड पर पटक देती है। ये देखकर अंकिता को बुरा बहुत लगता है। जेठानी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मासूम है, बहुत छोटी है, बच्चे को फूल की तरह पालना पड़ता है। देखिए कितना रो रही है, उसे चुप करा दीजिए। मुझे उसे चुप कराने का कोई शौक नहीं है। तुम ज्यादा बोल रही थी, खुद ही ले लो। माँ जी, बच्ची को जरा मुझे दे दीजिए। हे भगवान, सोनम बहू तू ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अंकिता बहू, तू रहने दे, तेरे पास भी तेरी बेटी है, मैं चुप करवाती हूँ। ये बोलकर सुहासिनी अपनी बड़ी पोती को चुप कराने की कोशिश करती है, मगर वो रोती रहती है। तभी अंकिता जेठानी की बेटी को गोद में लेकर अपने सीने से लगाती है, जिसके बाद वो चुप हो जाती है और प्यार से देखती है। देखिए तो माँ जी, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, कैसे देख रही है अपनी चाची को। देखा, तेरे पास आते ही चुप हो गई है। उनकी बातें 2 दिन बाद दोनों बहू हॉस्पिटल से घर लौटती हैं, जहां सास बहू और पोती की नजर उतारती है। 1 हफ्ता गुजर जाता है। सुबह सुबह सास अपनी दोनों पोतियों के लिए पुराने मुलायम कपड़े निकालती है और दोनों बहू को देकर कहती है, अंकिता बहू, ये ले, ये तू पीहू को पहना देना, इसके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रिया माँ जी, मैं सोच ही रही थी कि मायके जाकर अपने कपड़े ले आऊं। अच्छा है आपने दे दिए। कोई बात नहीं छोटी बहू, और सोनम बहू तू भी ले, ट्विंकल को पहना देना। ओहो माँ जी, ये इतने पुराने कपड़े मुझे क्यों दे रही हैं आप? मैं अपनी बेटी को ये पहनाऊंगी क्या? वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, मैं तो उसे नए कपड़े पहनाऊंगी। ओहो बड़ी बहू, मैं तुझे कैसे समझाऊं? छोटे बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं, पुराने कपड़े अच्छे होते हैं। नए कपड़ों से बच्चे चिढ़ जाते हैं, रोते हैं। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ओहो अंकिता, तुम तो चुप ही रहा करो। मेरी बेटी की जगह अपनी बेटी पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। ये बोलकर सोनम अपनी बेटी को कमरे में ले जाती है। अगले दिन अंकिता अपनी बेटी की अच्छे से मालिश करती है, उसके साथ खेलती है। अंकिता पीहू को बहुत प्यार देती है। वहीं दूसरी ओर सोनम अपनी बेटी को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, उसका ख्याल नहीं रखती थी। 6 महीने की ट्विंकल की मालिश न करने से वो कमजोर रहती। वहीं पीहू 6 महीने की हष्ट पुष्ट खेलती रहती थी। एक शाम सुहासिनी ट्विंकल की रोने की आवाज सुनकर सोनम के कमरे में जाती है, जहां वो म्यूजिक लगाकर नाच रही थी। तभी उसके सिर से हेडफोन उतारकर सास गुस्से से कहती है, सोनम, ये क्या बदतमीजी है? तुझे अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई नहीं देती? बेचारी भूख से परेशान है और तू गाने सुन रही है। हाँ तो क्या करूं? किस हद तक इसका रोना बर्दाश्त करूं? ये तो हमेशा ही तो टाई टाई करती रहती है। तंग आ गई हूं मैं इससे। शर्म नहीं आती अपनी बेटी के लिए ऐसा बोलते हुए? इसमें शर्म करने वाली कैसी बात है? ज्यादा ही गवार देवरानी बनती है ना। पाल लेगी मेरी बेटी को। मैंने भी सोच लिया, मैं इसके चक्कर में नहीं रहूंगी। कल से मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। मैं हूँ, अंकिता है, पाल लेंगे तेरी बेटी को। उस दिन के बाद से सुहासिनी अपनी पोती का ख्याल रखती थी और अंकिता ने पीहू के साथ ट्विंकल को भी माँ का प्यार दिया। उसका इतना ख्याल रखा जितना सीने से लगाकर एक माँ रखती है। वक्त बदलता है, दोनों बेटियां पीहू और ट्विंकल 10 साल की हो जाती हैं। एक दिन ट्विंकल सोनम से कहती है, माँ, आज मुझे स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है, मेरी हेल्प कर दो माँ।
मुझसे होमवर्क खत्म नहीं हो रहा है। मैंने तुझे कितनी बार बोला मेरी नजरों के सामने मत आया कर, जाकर अपनी चाची माँ से ही होमवर्क करवा ले। रोते हुए बेचारी ट्विंकल अंकिता के गले लगकर रोती है। चाची माँ हमेशा मुझसे दूर क्यों रहती है? वो मुझसे बात ही नहीं करती है, हमेशा डांटती है, मेरा होमवर्क भी नहीं करवाया। कोई बात नहीं बेटा, मैं करवा देती हूँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ना आता ही है। तभी अंकिता अपनी दोनों बेटियों को एक साथ बिठाकर होमवर्क करवाती है और उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा देती है। रात को वो दोनों को लोरी गाकर सुनाती थी। अंकिता अपनी दोनों बेटियों को बराबर समय देती थी। देखते ही देखते दोनों 18 साल की हो जाती हैं। यहाँ तक कि ट्विंकल हारमोनियम बजाना सीखती है और पीहू को डांस सिखाती है। इस तरह ट्विंकल को अंकिता से काफी लगाव हो गया था। ये देखकर सोनम चिढ़ जाती है और वो मन में कहती है, लगता है मैंने आपकी बेटी को खुद से इतना दूर कर दिया है कि अब वो मेरे पास भी नहीं आती। मुझे कुछ करना होगा, कल उसका सबसे स्पेशल दिन है, मैं उसे चीयर करने जाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। अगले दिन कॉलेज के इवेंट में सबसे पहले पीहू डांस परफॉर्मेंस करती है। उसके बाद ट्विंकल हारमोनियम बजाने जाती है, जहां उसके परिवार के सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। मैं ये हारमोनियम बजाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये परफॉर्मेंस मेरी माँ के लिए है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ कि ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, कि तू फुलवारी है ओ माँ ओ माँ। ये सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं और आंखों में आंसू लिए सोनम स्टेज पर आकर अपनी बेटी के गले लग जाती है और कहती है, मैंने तुझे कभी इतना प्यार नहीं दिया, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती गई और तूने मुझे इतना अच्छा गाना डेडिकेट किया। आई लव यू बेटा। तभी ट्विंकल सोनम को खुद से दूर करके कहती है, किस गलत फहमी में हैं आप? ये मैंने आपको डेडिकेट नहीं किया, ये मैंने अपनी माँ चाची माँ के लिए डेडिकेट किया है। मेरे जन्म से अब तक की परवरिश उन्होंने की है। आपने तो मुझे कभी प्यार नहीं किया, मुझे रोता हुआ छोड़ देती थी आप, हमेशा डांटा, खुद से दूर किया। मैं परेशान होती थी तो मुझे आपने नहीं चाची माँ ने प्यार किया, मुझे समझाया। आज मैं स्टेज पर जो भी परफॉर्म कर पाई सब उनकी मेहनत से कर पाई हूँ। मुझ पर बेटी का हक सिर्फ वही जता सकती हैं। आइए अंकिता माँ। तभी स्टेज पर अंकिता आकर उसे अपने गले लगा लेती है। ये देखकर सोनम को बहुत जलन महसूस होती है। सास खुशी से सीटी मारती है। ट्विंकल बेटा, मैं जानती थी तू अंकिता को तेरी माँ होने का तोहफा जरूर देगी। देख लिया बड़ी बहू, तूने अपने जीवन में जो कांटे बोए थे वो तेरे हिस्से में ही आए हैं। सो जज होने के नाते ऐसी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देने के लिए मैं ये अवार्ड ट्विंकल को देता हूँ। जोरदार तालियों से ट्विंकल का मनोबल बढ़ाइए। सभी लोग ट्विंकल के लिए तालियां बजाते हैं। वो ट्रॉफी लेकर अंकिता को दे देती है, जिसके बाद वो सब बाहर आते हैं कि सोनम हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ ट्विंकल बेटा, मुझे माफ कर दे। आज मैं तुझसे माँ शब्द सुनने के लिए तड़प रही हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा। सिर्फ एक मौका दे दे, सिर्फ एक। अंकिता तुम इसे बोलो ना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। और शुक्रिया कि तुमने इतनी अच्छी परवरिश करी। कोई बात नहीं दीदी। ट्विंकल बेटा मान जाओ। ठीक है, मैं आपको एक मौका देती हूँ। ये सुनकर सोनम खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसके बाद वो ट्विंकल का बहुत ख्याल रखती है, इतना कि धीरे धीरे माँ बेटी के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। कुसुम अपने 5 बेटों और 3 बहुओं के साथ रहती थी। वो बहुत ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि उनके रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। एक ही कमरे में पूरे परिवार का समय कट रहा था। एक दिन, माँ, कल हम तीनों भाई काम की तलाश में गुड़गांव जा रहे हैं। गुड़गांव? वो तो बहुत दूर है। हाँ माँ, दूर तो है, लेकिन काम की खातिर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो करने के लिए कुछ भी कोई अच्छी नौकरी नहीं है। देखना माँ, अगर हम तीनों का वहाँ काम जम गया तो हम आपको इस छोटे से कमरे से निकालकर महलों की महारानी बना देंगे। हाँ मेरे बच्चों, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो जगह बहुत दूर है। माँ सही कह रही है, आप यहीं कहीं आसपास कोई काम देख लीजिए। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम तीनों अब ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं जिसमें टेंशन ही टेंशन हो। अब बस बहुत हुआ। अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन वहाँ जाकर कभी भी अपने आदर्शों और संस्कारों को मत छोड़ना। जी माँ। जी माँ। जी माँ।
अगली सुबह कुसुम के तीनों ही बड़े बेटे ट्रेन से गुड़गांव के लिए निकल गए। माँ हम तीनों से ही कितना प्यार करती है। सही कहा। और एक हम है जो उन्हें आज तक एक अपने घर का भी सुकून नहीं दे पाए। लेकिन अब देखना हम सब कुछ बदल देंगे। ट्रेन एक ब्रिज पर से गुजर रही थी। किसी को भी ये खबर नहीं थी कि ट्रेन की पटरी आगे से टूटी हुई है। ट्रेन पूरी रफ्तार से चलती हुई उस पटरी पर चढ़ गई और वहां से नीचे खाई में गिर गई। सभी पैसेंजर्स वहीं मर गए। जैसे ही ये खबर उड़ती उड़ती कुसुम तक पहुंची तभी घर में एक कोहराम मच गया। हाय मेरे बच्चे, वापस आ जाओ मेरी आंखों के तारों, तुम्हारी माँ तुम्हें देखने को बेताब है, वापस आ जाइए ना। सभी का घर में रोते रोते बुरा हाल था। लेकिन जो एक बार इस दुनिया से चला गया, अब वो कभी भी लौट कर कहाँ आ सकता था। अब तो बस उनकी यादें ही थीं जो सभी घर वालों के मन में जिंदा थी। इसी तरह काफी समय बीत गया और अब उन तीनों की ही मौत को पूरा 1 साल हो चुका था। ये 1 साल कहाँ को खत्म हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। सही कहा माँ, उनकी यादों में ही पूरा बरस खत्म हो गया। और मैं तो चाहती हूँ कि ये जिंदगी भी बस उन्हें सोचते हुए ही बीत जाए। हमारे पति अचानक ही हमें छोड़कर इतनी दूर चले गए कि हमारा उन तक जीते जी पहुंच पाना तो बहुत मुश्किल है। अब ज्यादा मत सोचो, ये जिंदगी किस्मत वालों को मिलती है। इसे खूबसूरत बनाओ, अच्छी अच्छी यादें जमा करो, सभी की दुआएं लो। तुम तीनों अपने पतियों के जाने के बाद से बहुत अकेली हो चुकी हो, मैं ये जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हारा ये अकेलापन किसी तरह से दूर कर दूं। वो कभी दूर नहीं होगा माँ। जानती हूँ तुम्हारे पति की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी मैंने एक फैसला लिया है और वो ये है कि मैं तुम्हारे देवरों की शादी कर रही हूँ। सच माँ? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर क्या था, कुसुम ने अपने दोनों बेटों राजन और अरविंद के लिए लड़कियां ढूंढी और फिर उनकी शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों तक तो उसकी दोनों ही बहुएं नंदिनी और लक्ष्मी सही सही चलती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद बहुत दिनों से एक बात मुझे बहुत ज्यादा चुभ रही है। कौन सी बात? यही कि पूरे पूरे दिन तो बाहर धूप में गर्मी में हमारे पति मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत से पूरा पूरा फायदा आप सब भी उठाते हो। सही कहा नंदिनी ने, मैं भी इस सबसे अंदर ही अंदर जली मरी जा रही हूँ। मतलब ये कि हम चाहते हैं कि अब इस कमरे का बंटवारा हो जाए और जो हिस्सा आपका है आप उसमें गुजारा करो और जो हमारा है उसमें हम गुजारा कर लेंगे। देखना मेरे बेटे इस चीज के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। उन्हें होना पड़ेगा। आप शाम को देखना इस कमरे का बंटवारा कैसे होता है। शाम को जब राजन और अरविंद काम से आ गए तब उनकी बीवियों ने घर में बंटवारे के लिए एक बवाल खड़ा कर दिया और मजबूर होकर उन्हें अपनी माँ से अलग होना पड़ा। इसी तरह से बंटवारा होकर कुछ दिन बीत गए। घर का सारा कीमती सामान, अच्छी अच्छी चीजें सभी नंदिनी और लक्ष्मी के हिस्से में थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुसुम और उसकी विधवा बहुओं की जिंदगी मुश्किल में कट रही थी। माँ जी, आटा तो खत्म हो गया है। अच्छा, मैं शाम तक मंगा दूंगी, अभी चावल बना लो। जी। अपनी बीवियों की खातिर राजन और अरविंद बस दिखावे के लिए अपनी माँ और भाभियों से अलग हुए थे, वरना वो उनकी हर जरूरत का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे थे। ये चारों तो कुछ कमाती भी नहीं है, फिर भी इनके घर में समय से राशन आता है। कैसे? पता लगाना पड़ेगा। कुछ देर बाद जब शाम हुई तब कुसुम कहीं जाने लगी। नंदिनी भी उसका पीछा कर रही थी। कुसुम एक कारखाने के बाहर रुकी जहां उसके बेटे काम करते थे और वहां नंदिनी ने देखा कि उसका पति अपनी माँ को राशन का सामान और घर के खर्च के लिए कुछ पैसे दे रहा था। ये लो माँ, अगर पैसे कम लगे तो और ले लेना। ये सब देखकर नंदिनी का खून खौल उठा और वो गुस्से में राजन के पास गई। धोखा दिया आपने मुझे, अब आप देखना। नंदिनी गुस्से से लाल पीली होती हुई अपने घर पहुंची। उसे कुसुम और राजन ने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी और फिर उसके पीछे पीछे जल्दी से कुसुम और उसके बेटे भी पहुंच गए। क्यों किया आपने ऐसा? नंदिनी, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे आप? सुन लो भाभी जी, और तुम भी लक्ष्मी, हम अपनी माँ और भाभियों का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे हमें तुम्हें छोड़ना पड़े। सही कहा अरविंद ने, अगर तुम्हें दोनों को हमारी माँ की मदद करने से दिक्कत है तो तुम हमारी जिंदगी से जा सकती हो। हम तो इस बंटवारे से भी खुश नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा न करते तो तुम इनकी जिंदगी को नरक बना देती।
बस इसीलिए हमें ये बंटवारा करना पड़ा, ताकि हमारी माँ और भाभियां सुकून से जी सके। अपने पतियों की बात सुनकर दोनों ही सुहागनें चुप हो गई। लेकिन अभी बंटवारा खत्म नहीं हुआ था। एक दिन नंदनी और लक्ष्मी दोनों को ही जोर का बुखार हो गया। घर में बस कुसुम और उसकी 5 बहुएं ही थीं। नंदनी, लक्ष्मी, तुम दोनों को तो बहुत तेज बुखार है। आज तुम आराम ही करना, घर का काम हम संभाल लेंगे। एक जेठानी ने उन दोनों के लिए खाना बनाया, एक ने सफाई की, तो वहीं कशिश और कुसुम उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। अपनी सास और जेठानियों को खुद की इतनी सेवा करते देख दोनों बहुएं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। चलो देवरानी जी, अब जल्दी से ये दलिया खा लो, इसे खाकर तुम एकदम अच्छी हो जाओगी। उन दोनों ने दलिया खाया और जब शाम को उनका बुखार हल्का हो गया तब वो बोली, आपको शुक्रिया भाभी और माँ। हमने आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचा, लेकिन आपने हमारी मदद की। आपका शुक्रिया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं माफी किस मुंह से मांगू। मेरी तरफ से भी सेम। कोई बात नहीं, मुसीबत के समय में भी अगर घर वाले काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। आपने ठीक कहा माँ, हम दोनों आज से इस बंटवारे को खत्म करना चाहते हैं। हम भी आपके ही साथ रहना चाहते हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी पल पूरे कमरे का बंटवारा खत्म हो गया। शाम को जब राजन और अरविंद घर आए तो उन्होंने घर का एक अलग ही माहौल देखा, जिसे देख वो भी बहुत खुश हुए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।